Hello students, now we are going to read the 10th chapter of class 5th from SST book. The chapter name is the United Nations. So guys, now let's begin. The one thing about this chapter I want to tell you guys, ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या करती है, इसके कुछ वर्क हैं जो अराउंड द वर्ल्ड जितने भी इसके सदस्य हैं उनमें फॉलो होते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं आप। और ये किसी कंट्री मतलब किसी पार्टिकुलर कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन एंड वर्किंग, मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से फॉर्म हुई और किस तरह से ये वर्क करती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी ग्लोबल लेवल के इशू होते हैं, मतलब दो देशों के बीच के मसले मुद्दे, तो उनको सॉल्व करती है ये। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इन सब के क्षेत्र में ये काम करती है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन बोला जाता है, यूएन कहा जाता है। देखिए, ये जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1945 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, और ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि आपको बता चुका हूँ। तो ये जो दुनिया में इशूज़ हैं उनको सॉल्व करती है, तो पीस इस्टेब्लिश करने के लिए ये वर्क करती है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके वर्क और इसके बारे में। ऑरिजिन ऑफ यूएन, तो यूएन का कैसे जन्म हुआ। देखिए, जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में और ये चला था 1948 तक, तो हज़ारों लाखों लोग इसमें मारे गए। जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो तबाह हो गए, शहर ख़त्म हो गए। ठीक है, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इंसानों ने बहुत सारी परेशानियां झेली। तो सभी बड़ी कंट्रीज़ थी वो एक साथ मिलकर आई, उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं जो ये फ्यूचर वॉर को प्रिवेंट करे, उनको रोके, ऐसा दोबारा ना हो। तो जब ऐसा इन कंट्रीज़ ने सोचा तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश किया, जो कि 1920 में बना था। तो इसका मेन काम था दुनिया में पीस इस्टेब्लिश करना, मतलब शांति को बनाए रखना, और कोई भी अगर कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई विवाद होते हैं, तो उनको सुलझाना। लेकिन क्या होता है कि जब दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में, तो ये अपनी जो ऑब्जेक्ट्स मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव था, मेन जो मोटो था, उसमें फेल हो गया लीग ऑफ नेशन। और ये वॉर था, ये 6 साल तक चलता है, 1945 तक, जिसमें करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी। ऐसा माना जाता है लगभग 5 करोड़ लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। तो इतने बड़े पैमाने पे जो इंसानी कैजुअलिटी हुई, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, देशों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ, गरीबी ऐसी हालत हो गई और गरीब भी बन गए बहुत सारे। तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। तो यूनाइटेड नेशन जो था ऑन 24 अक्टूबर 1949 को इस्टेब्लिश हुआ। आज इसके 193 कंट्रीज़ परमानेंट मतलब इसके मेंबर्स हैं, इसके जो सदस्य हैं 193। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स ऑफ यूएन, इसका मेन उद्देश्य क्या है यूनाइटेड नेशन का। देखिए, इसका जैसे कि हम पहले भी बताया कि इसका जो मेन टारगेट है, मेन मोटो है, वो है पीस इस्टेब्लिश करना। ठीक है ना, वॉर्स को रोकना, और कोई भी किसी के कंट्री के बीच में अगर कोई मुद्दा होता है दो कंट्री के बीच में, तो उनको रिजॉल्व करना। ठीक है ना, और उनके अंदर मतलब उन कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना। तो अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह आता है तो ये क्या होता है, डिस्कस किया जाता है यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में। ठीक है ना, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो एफर्ट करते हैं इसको सॉल्व करने में। ठीक है, और ये प्रमोट भी करता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को। और जो डिजीज़ हैं मतलब वर्ल्ड पैमाने पर फैलती हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं इस समय पैंडेमिक चल रही है, कोरोना वायरस, तो इस तरह की डिजीज़ को कंट्रोल करता है। मतलब इन सब में वो कंट्रोल करने के लिए जो भी पर्याप्त चीज़ें हैं, जो भी पॉसिबल है, वो सब अपनी तरह से इन्वॉल्वमेंट देता है। और ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने में और एनवायरनमेंट वगैरह को सुरक्षित रखने में। आगे है द स्ट्रक्चर ऑफ यूएन। तो यूएन का जो स्ट्रक्चर है, वो ढांचा है, वो किस तरह से, देखिए जब से ये बना है तब से कोई भी चेंज नहीं हुआ है इसके फॉर्मेशन में, मतलब ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। इसके जो मेन पार्ट है, जो इसके अंग हैं आप कह सकते हैं, उसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टशिप काउंसिल।
तो ये सब इसके सदस्य हैं। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। पहली जो इसकी बॉडी है वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की बात करें तो इसके 193 एक्टिव मेंबर्स हैं, इट मीन्स इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। और एक देश के पास एक वोट का अधिकार होता है, मतलब एक कंट्री के पास सिर्फ एक वोट का अधिकार होता है। तो कुल मिला के 193 वोटर्स हैं जनरल असेंबली, ठीक है। ये क्या करते हैं, हर साल इनकी एक मीटिंग होती है, साल में एक बार ज़रूर होती है, और जो इंटरनेशनल इशू होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, और जो भी मतलब एप्रोप्रिएट एक्शन होता है उनको लिया जाता है, ठीक है ना। और जो भी उन्हें लगता है कि सही है वो डिसीजन वो लेते हैं और उसको कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट है इसका जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, सबसे पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दुनिया में शांति बनाए रखना। इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको जो डिसीजन यूनाइटेड नेशन लेती है, मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड होता है वो लेता है, तो ये कंपलसरी होता है हर कंट्री के लिए कि उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना होता है। इसके 15 जो मेंबर हैं, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, ठीक है, जिनमें से 5 परमानेंट हैं। जिसमें परमानेंट मेंबर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और उसके 4 सदस्य देश रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। इनके पास एक स्पेशल पावर होती है। जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास जो पावर होती है उसको बोलते हैं वीटो पावर। अगर कोई भी, जैसे कि इस कमेटी ने कोई भी निर्णय लिया, डिसाइड किया, तो एक कंट्री उसके फेवर में नहीं है तो वो उसको ओवर रूल कर सकती है, अपना वीटो पावर लगा सकती है, ठीक है ना। जो भी ये बाकी के जो मेंबर सदस्य हैं वो बना रहे हैं उसको वीटो लगा के होल्ड कर सकती है, रोक सकती है। बाकी के जो रिमेनिंग 10 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं इन वोटों के द्वारा। जो 193 कंट्रीज़ हैं उन वो वोटिंग करते हैं और वो इन 10 सदस्यों को चुनते हैं, जिनकी सिर्फ सीट 2 साल के लिए वैलिड होती है, मतलब वो परमानेंट नहीं होती। नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट। ये क्या है, देखिए ये भी एक स्टाफ है यूनाइटेड नेशन का, मतलब इस बॉडी को चलाने के लिए, इसके अंदर के काम काज को देखने के लिए, चलाने के लिए जो लोग वर्क करते हैं, मतलब जो कमेटी है वो है सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इसका जो मेन होता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, ये इसका हेड होता है, ठीक है ना। कोई भी मैटर दुनिया में शांति स्थापित कर सके तो इस तरह की चीज़ें लाई जाती हैं इनके पास, ये उसको देखते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अगर कोई विवाद है तो इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, मतलब जो हेड है, वो इस मुद्दे को लेकर जाता है जनरल असेंबली में। सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड होता है उसके पास लेकर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो भी पॉसिबल होता है निर्णय, डिसीजन, तो उसके लिए लेते हैं। और जो सिक्योरिटी जनरल होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको 5 साल के लिए इसमें नॉमिनेट किया था, मतलब उसको 5 साल के लिए बनाया जाता है उसका सदस्य। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, जब तक वो रिकमेंड नहीं करेंगे उन्हें परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाएगा 5 साल के लिए। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको ICJ भी कहते हैं। देखिए इसका जो हेड क्वार्टर है ये स्विट्ज़रलैंड हैग में है, और इसको डेवलप किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था जो भी 2 कंट्रीज़ के बीच में मुद्दे होते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल इशूज़ होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, और लीगली तरीके से। तो इसका ये काम है कि कोई भी विवाद अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में आता है तो वो इसको सॉल्व करते हैं, और जो भी वो निर्णय देते हैं उस दोनों कंट्रीज़ को मानना होता है। इसके 15 जजेस होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस होते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर हैग में है वो नीदरलैंड में है, मैंने आपको भी स्विट्ज़रलैंड बोल दिया था, वो स्विट्ज़रलैंड नहीं नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए ये क्या करते हैं, मतलब ये जो असेंबली है ये उनके पीछे देखती है कि कोई फाइनेंशियली वगैरह किस तरह से वर्क करना है, मतलब किस कंट्री से कितना फंड वगैरह आ रहा है तो उसका किस तरह से यूज़ करना है और किस काउंसिल को कितना प्रोवाइड करना है। तो जो इसके सदस्य देश हैं वो ये क्या करते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, और साथ ही साथ जो
एजेंसीज हैं, मतलब जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं उसके काम को भी देखती है। मतलब वो ये काउंसिल का ये भी काम है कि जो एजेंसी हैं जो वर्ल्ड में कुछ अच्छे काम करती हैं तो उनके काम को भी देखती है और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं तो उनको भी पूरा करती है। आगे हम बात करें कुछ स्पेशल एजेंसी और जो यूएन की स्पेशल एजेंसी है उनके बारे में। ये एजेंसी क्या करती हैं, फूड से रिलेटेड, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी हेल्प होती है तो ये उनको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये एजेंसी जैसे कुछ नेम यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जिसको यूनिसेफ कहते हैं। सेकंड है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनेस्को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO कहते हैं। तो चलिए आइए इन एजेंसी के बारे में जानते हैं। यूनिसेफ फाउंड हुई थी आप 1946 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, ये क्या करती है, अपने प्रोग्राम कंडक्ट कराती है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में, और ये इंश्योर करती है कि सभी बच्चों को प्रॉपर फूड, एजुकेशन मतलब और हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। सेकंड है यूनेस्को देखिए ये भी 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेड क्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। तो इसका जो मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है वो है एनकरेज करना अलग अलग राष्ट्रों को, अलग अलग देशों को एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, कल्चरल और अलग अलग प्रोग्राम इसके द्वारा, मतलब कल्चर के फील्ड में और अलग अलग प्रोग्राम इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है ना, लोगों को एजुकेट करती है उनकी हेल्थ के बारे में, फार्मिंग मेथड के बारे में, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज वगैरह, और टीचर्स को ट्रेन करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइज को जिस तरह की भी ऐड चाहिए होते हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में प्रोग्राम होते हैं, मतलब उनको मेंटेन कराना, ये सब हेल्प करता है। यूनेस्को इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका WHO। देखिए WHO क्या है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है। आप इसका ये लोगो देख सकते हैं। इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। इसके जो मेन काम है वो है कि कोई भी अगर दुनिया में महामारी फैल रही है या किसी भी तरह की कोई डिजीज़ या परेशानी आती है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, तो उसके पीछे देखती है और हर कोशिश करती है उसको मतलब प्रिवेंट करने की, रोकने की। तो ये जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो अराउंड द वर्ल्ड जाते हैं, उन डिजीज़ों के बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं और उसके लिए वैक्सीन तैयार करते हैं। ठीक है, बहुत सारी रिसर्च करते हैं। तो इसका जो मेन वर्क होता है वो मेडिकल के फील्ड में ही रिसर्च करना होता है, हेल्थ से रिलेटेड ये सारे काम करती है और समय समय पे ये लोगों के लिए अपनी गाइडलाइन भी जारी करती है। नेक्स्ट है आपका FAO। देखिए FAO क्या है, ये फॉर्म हुआ था 1945 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम इटली में है। ठीक है, ये जो एजेंसी है वो ये इंश्योर करती है कि कहीं भी कोई भूखा तो नहीं रह रहा, मतलब कहीं भूखमरी तो नहीं फैल रही, और अगर ऐसा है तो वहाँ जाते हैं और वहाँ अपनी तरफ से जो भी हेल्प होती है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब फूड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जो भी नीड है वो इसके मतलब उसके पीछे ये एजेंसी देखती है। कैसे फार्मिंग में कैसे हम अपनी प्रोसेसिंग या फिर कह सकते हैं अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इन सब के लिए भी वर्क करती है। बेटर सीड्स उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है, और उनको हेल्प करती है अगर क्रॉप से या एनिमल से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ अगर फैलती है वहाँ पे बीमारी, तो उसको कंट्रोल करती है। इसके साथ ही खेती बाड़ी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब अच्छी फसल के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, इन सबको मैनेज करती है। और ये भी इंश्योर करती है कि कहीं फूड की शॉर्टेज ना पड़े, और होती है तो फिर उसके लिए वर्क करती है। नेक्स्ट है इंडिया एंड द UN। आप इसमें जानेंगे कि इंडिया और UN का जो रिलेशन है। देखिए इंडिया जब से ये फॉर्म हुआ है यूनाइटेड नेशन, तब से इसका एक्टिव मेंबर रहा है। ठीक है, इंडिया ने इस नेशन के अंडर में बहुत सारे वर्क किए हैं वर्ल्ड लेवल पे पीस के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए। जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो इसका एक पीस मेकर मतलब मेंबर है, आप बोल सकते हैं इसके सदस्य देश है जो शांति के लिए हमेशा वर्क करता है, और ये मेंटेन करता है कंट्रीज़ के बीच में जो भी शांति स्थापना है, मतलब उन दोनों के बीच में वॉर ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्क करते हैं उसके लिए। ठीक है, इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर
मेंबर नहीं है, लेकिन इसका कई बार मतलब परमानेंट मेंबर मतलब इलेक्ट किया गया है इसको, लेकिन कुछ शॉर्ट मतलब नॉन परमानेंट मेंबर के लिए इसको कई बार सिलेक्ट किया गया है। आपको बताया होगा थोड़ी देर पहले, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 इयर्स के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, तो उसका इंडिया कई बार सदस्य रहा है, ठीक है ना। और देखिए इसकी अलग अलग जो बॉडीज़ हैं, एजेंसी हैं, उसके लिए इंडिया ने बहुत सारे वर्क किए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे वो सोशल फील्ड में हो। तो मतलब इकोनॉमी और सोशली काउंसिल दोनों के लिए वर्क किया है। इंडिया को भी इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जगह से हेल्प मिली है, इसकी जो एजेंसीज हैं उसके मतलब उनसे, ठीक है ना, अपने डेवलपमेंट के लिए मतलब खुद की प्रोग्रेस के लिए। तो ये सब था जो आपने जाना, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में और उसकी जो वर्किंग प्रोसेस हैं और उसकी जो एजेंसीज हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट है, जो यूनाइटेड नेशन है तो जहाँ पे ये है इस समय इसका हेडक्वार्टर, उस जगह को बोलते हैं इंटरनेशनल टेरिटरी। मतलब भले ही ये अमेरिका में है, लेकिन वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो इस पर रूल नहीं कर सकती, मतलब ये उसके अंडर में नहीं आती, ये फॉलो होती है इंटरनेशनल लॉ से। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।